गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपके साथ मैं हूं सोनाली राय और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो इसी के साथ अब समय हो चुका है आपको खबरों का डोज देने का। खबर आपको बताएंगे जो आपकी फायदे की हो। खबर को खबर की तरह नहीं बल्कि एक बोलचाल के तरीके से और रेडियो टीवी की गजब कॉम्बिनेशन में, एक अनोखे लहजे में, अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और इसी के साथ साथ दिखाएंगे भी। आप ही की गलियों से लेकर के आपके दिन भर की कहानी तक, पल पल की हलचल के साथ यहाँ हर खबर होगी आपके मतलब की। तो चलिए प्रिया, शुरू करते हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। सोनाली, कार्यक्रम की अब शुरुआत करते हैं और खबरों का ये डोज देने का सिलसिला अब शुरू कर देते हैं। दिल्ली सरकार ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करना अब शुरू कर दिया है। इसका मकसद दिल्ली को चिप डिजाइन, रिसर्च, पैकेजिंग और साथ ही हाई टेक उद्योगों का बड़ा केंद्र बनाना है। इससे तकनीक के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नौकरियों के अवसर मिलेंगे, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे खुलते हुए नजर आएंगे। दिल्ली सरकार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सेमीकंडक्टर पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने की अब प्रक्रिया शुरू हो गई है। और ये नीति सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बेहद ही अहम मानी जा रही है। क्यों? क्योंकि इससे रोजगार, निवेश, तकनीकी विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब सरकार का लक्ष्य है कि राजधानी को सेमीकंडक्टर डिजाइन, उन्नत अनुसंधान, नवाचार और असेंबल गतिविधियों का मजबूत केंद्र बनाया जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि सेमीकंडक्टर आज वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अहम कड़ी है। मोबाइल फोन, लैपटॉप, कार, मेडिकल उपकरण, रक्षा तकनीक और डिजिटल सिस्टम से लेकर के रोजमर्रा की कई चीजें इसी पर निर्भर है। उन्होंने ये भी कहा कि ये नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन के अनुरूप होगी और देश में सेमीकंडक्टर सेक्टर के विकास में दिल्ली की सक्रिय भूमिका होगी। सरकार के मुताबिक अगर हम बात करें तो प्रस्तावित नीति में 5 प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस रहेगा। इसमें पहला है सेमीकंडक्टर डिजाइन और साथ ही साथ बौद्धिक संपदा विकास। दूसरा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन को बढ़ावा देना। तीसरा है विनिर्माण से जुड़ी हुई गतिविधियां जैसे कि असेंबल हो गया, टेस्टिंग हो गया, मार्किंग हो गया, पैकेजिंग यानी कि ATMP तथा OST इकाइयों का। और साथ ही साथ चौथा हो गया युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और टैलेंट तैयार करना। और पांचवा है स्टार्टअप और इसी के साथ साथ औद्योगिक इकोसिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत करना। बिल्कुल, अब इस पर जो है तैयारियां शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर देखा जाए तो युवाओं को अब लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो 5 क्षेत्रों पर सीधे तौर पर फोकस रहने वाला है। तो इसमें नौकरियां भी मिलेगी और जो है युवा जो रोजगार के लिए परेशान रहते हैं तो उसमें काफी हेल्पफुल भी रहेगा। प्रस्तावित नीति में जो है 5 प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस रहने वाला है। वो 5 हमने एक बार आपको बताए भी और जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि कौन से जो है 5 क्षेत्र रहने वाले हैं, किन पर फोकस रहने वाला है। एक बार आप जान लीजिए कि कौन कौन से क्षेत्र रहने वाले हैं। इसमें पहला क्षेत्र सेमीकंडक्टर डिजाइन और साथ ही बौद्धिक संपदा विकास रहने वाला है। दूसरा रहेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट और साथ ही इनोवेशन को बढ़ावा देना, यानी कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ी हुई चीजें, इनोवेशन में बढ़ोतरी करना। तीसरे की बात की जाए विनिर्माण, यानी कि जो चीजें अब खत्म हो जाती है, एक बार निर्माण होने के बाद हम यूज नहीं करते, उसको दोबारा से निर्माण करना। गतिविधियां जैसे कि हो गई असेंबल करना, उसको टेस्टिंग करना, मार्किंग करना, हो गई पैकेजिंग करना, यानी कि ATMP तथा OSAT इकाइयों का विकास करना। चौथा युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट, ये सबसे अहम होता है कि स्किल डेवलपमेंट करना और साथ ही टैलेंट तैयार करना कि इस यूथ में जो है, हम यूथ की बात करें, स्टूडेंट की बात करें, कि पहचानना कि कौन सी स्किल कौन से स्टूडेंट में है, तो ये बेहद जरूरी है। और स्टार्टअप और औद्योगिक इकोसिस्टम को मजबूत बनाना भी होगा। तो इस पर सीधे तौर पर भी फिलहाल फोकस किया जा रहा है और कहीं ना कहीं स्टूडेंट को लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। इसमें हर एक चीज परखी जाएगी, स्किल्स भी देखी जाएगी और साथ ही इंटरेस्ट भी देखा जाएगा किस चीज में इंटरेस्ट है। और यहाँ पर युवाओं को जो है नौकरी के अवसर भी प्राप्त होंगे। बिल्कुल, अब दिल्ली सरकार की ओर से जो जानकारी मिली है वो जरा हम आपको बता देते हैं। इसके अनुसार अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सेमीकंडक्टर पॉलिसी का ड्राफ्ट पूरी तरीके से अब तैयार किया गया है
और इसकी प्रक्रिया जो है अब शुरू कर दी गई है। ये जो नीति है सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे रोजगार भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसमें बढ़ोतरी होगी, निवेश भी देखने को मिलेगी और साथ ही साथ जो तकनीकी विकास है यानी कि टेक्नोलॉजिकल जो चीज़ें हैं वो भी रफ्तार में होंगी। तो उसको लेकर के अब ड्राफ्ट तैयार करने की तैयारी जो है वो कर ली गई है सरकार की तरफ से और सरकार का लक्ष्य है कि राजधानी को सेमीकंडक्टर डिजाइन, उन्नत अनुसंधान और नवाचार और असेंबल गतिविधियों को मजबूत केंद्र बनाया जाए। और साथ ही साथ इस पर अगर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बात करें तो उनकी तरफ से साफ तौर पर यही कहा गया है कि सेमीकंडक्टर आज वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद ही अहम कड़ी है। मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, कार हो, मेडिकल उपकरण हो, रक्षा तकनीक हो, डिजिटल सिस्टम से लेकर के रोजमर्रा की कई चीजें इसी पर निर्भर है। और उनकी ओर से ये कहा गया है कि जो नीति है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन के अनुरूप होगी और देश में सेमीकंडक्टर सेक्टर के विकास में दिल्ली की सक्रिय भूमिका भी होगी। तो अब इसके लिए तैयारी कर ली गई है, जल्द से जल्द ये जो प्रक्रिया है वो भी दिल्ली सरकार की तरफ से शुरू कर दी जाएगी। बिल्कुल सोनाली, और अब जिस तरीके से ये प्रक्रिया देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं लाभ जो है हमारे यूथ को ही होगा। फिलहाल ये बात तो हमने की किस तरीके से विकास के सेक्टर में यूथ को जो है मौका मिलने वाला है, किस तरीके से वो जॉब ढूंढ सकता है। बात स्किल्स की जाए, हमने तमाम चीज़ों पर इस पर बात की। अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि फिलहाल हमने 5 क्षेत्रों की तो बात कर ली है, अब आगे की भी अपडेट्स अपने दर्शकों को दे देते हैं। और अब अगली खबर पर हम नजर डालेंगे तो अगली खबर भी जो है हमारी जो है इसके आसपास ही रहने वाली है, तापमान से जुड़ी हुई रहेगी, वो भी आपको बताएंगे। और लगातार हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी इस पूरे मामले को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर ये मामला है क्या, किस तरीके से 5 क्षेत्रों में फोकस रहने वाला है और साथ ही किस तरीके से पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है वो बनना शुरू हो गया है। प्रक्रिया फिलहाल जारी है, कार्य उस पर किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये प्रक्रिया जो है कब तक पूरी कर ली जाएगी और किस तरीके से इस पर फोकस रहने वाला है। और अभी फिलहाल अब खबरों में अब आगे बढ़ते हैं, अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं और बात करेंगे हम तापमान की। अब राजधानी दिल्ली में तापमान बढ़ रहा है। 19 अप्रैल को अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री दर्ज हुआ और 20 से 25 अप्रैल तक ये 40 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। और 22 से 24 अप्रैल के बीच लू चलने की आशंका जताई गई है। इन दिनों तापमान बढ़ने से दिन के साथ अब रातें भी गर्म होने लगी है। अगले सप्ताह से तापमान में और अधिक बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली में 20 से 25 अप्रैल के बीच मौसम ज्यादातर गर्म और शुष्क रहने की आशंका है। इस दौरान अधिकतम तापमान लगभग 40 से 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। शुरुआती दिनों में 20 से 22 अप्रैल में आसमान जो है मुख्यतः साफ रहेगा, जबकि बाद के दिनों में यानी कि 23 से 25 अप्रैल में आसमान में आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार 22 से 24 अप्रैल के बीच कुछ स्थानों पर लू चलने की भी स्थिति बन सकती है। वहीं हवा की गति हल्की से मध्यम रहेगी, जो मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम दिशा में चलेगी। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगर हम बात करें तो 23 अप्रैल से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर नई पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर पड़ने की संभावना जताई गई है। और बीते दिन चिलचिलाती धूप से गर्मी अधिक रही। दिन और रात के समय गर्म हवाएं चली। इस दौरान अधिकतम तापमान जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 21.7 डिग्री दर्ज हुआ है। और अगले 3 दिन के दौरान अधिकतम तापमान में कोई भी बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि उसके बाद इसमें 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और वृद्धि हो सकती है। अगले 7 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की आशंका जताई जा रही है। अब ऐसे में आने वाले जो दिन हैं उसमें तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मौसम विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है। ऐसे में आप खुद का बचाव करें। आप दोपहर के समय धूप में निकलने से बचें क्योंकि लू भी चलेगी, गर्म हवाएं भी चलेंगी और इसी के साथ साथ अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। इसी के साथ साथ हरी सब्जियां खा सकते हैं। दूध, दही, छाछ का आप इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और साथ ही साथ ऐसे वक्त में जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनका ध्यान आप सबसे ज़्यादा रखिए। बिल्कुल, क्योंकि अभी मौसम का रुख जिस तरीके से बदल रहा है, अभी जानकारी मिल रही है कि 1 से 2 दिन जो है इसी तरीके से गर्मी रहेगी, फिर बीच में जो है एक बार फिर से मौसम का रुख बदलेगा और आंशिक तौर पर बारिश देखने को मिल सकती है। फिर उसी तरीके से मौसम दोबारा से बदलकर वो प्रचंड गर्मी देखने को मिलेगी। यानी कि आप खुद सोचिए, अभी आज 20 तारीख है, 20 से
30 तारीख के बीच में 3 बार मौसम डाइवर्ट होगा, तो इसका सीधा इम्पैक्ट जो है आप पर पड़ेगा। तो सबसे अहम हो जाता है आपको किस तरीके से अपना ध्यान रखना है। मेरी सहयोगी ने आपको अभी बताया किस तरीके से पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, बॉडी को हाइड्रेट करना है, फ्रूट्स खाने, तो ये बेहद ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो इसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर पड़ेगा। क्योंकि सोनाली देखा जाए किस तरीके से मौसम बार बार चेंज हो रहा है। अभी पिछले दिनों जो है फिर से बारिश देखने को मिली थी, आज वही चिलमिलाती धूप सुबह जो है, अभी मैं ऑफिस आ रही थी धूप छाई हुई नजर आई और अभी आने वाले दिनों में ऐसे ही देखने को मिलेगा। फिर बीच में एक बार फिर से मौसम बदलेगा, तो हो सकता है आप परेशान रहें क्योंकि तबियत बिगड़ना मेरे को लगता है कि लाजमी हो जाता है जब मौसम बदलता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन नेचर होता है कि बॉडी जो है एकदम से इस मौसम से दूसरे मौसम में नहीं जा पाती है तो बीमार होने लगते हैं। तो फिलहाल जो है अपना ध्यान रखिए क्योंकि तापमान में अब बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल अप्रैल है तो अब कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पे कि जून जुलाई की गर्मी अभी तो देखनी बाकी है और फिलहाल इस बार तो इतनी गर्मी हालांकि नहीं पड़ी है, पर आने वाले समय में वो आपको लू वाली गर्मी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, अब ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि आप खुद का ध्यान रखें और साथ ही साथ उस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखें कि जब आप घर से बाहर हैं और दोपहर में चिलचिलाती धूप से आप घर के अंदर आ रहे हैं तो तुरंत एसी ना ऑन करें, ठंडा पानी पीने से बचें क्योंकि ऐसे में ना आपकी तबीयत खराब होने की जो आशंका है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जो छोटे बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, स्कूल से तुरंत आते हैं और कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चे को स्कूल से लेकर के आ रहे हैं और साथ ही साथ आइसक्रीम भी दिला रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें ना करें। ऐसे अपने बच्चों के साथ अगर आप हैं तो सावधानी बरतें। उन्हें अगर आप धूप से अंदर लेकर के आ रहे हैं या स्कूल से वापस लेकर आ रहे हैं तो तब आप उन्हें आइसक्रीम ना दें और साथ ही साथ घर में आते के साथ ही उन्हें ठंडा पानी ना दें, नॉर्मल पानी दें, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी दें ताकि उनकी सेहत पर ज़्यादा असर देखने को ना मिले। मौसम विभाग की अगर बात करें तो आने वाले दिनों में मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर अब यही कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जैसे कि अप्रैल के स्टार्टिंग में हमने प्रिया वो बारिश का लगातार बारिश फिर धूप, लेकिन अब ये सिस्टम जो है वो खत्म होने वाला है, यानी कि लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी और ऐसे में ज़रूरी है कि आप सावधानी बरतें क्योंकि आने वाले दिनों में लगातार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी और जून जुलाई की जिस गर्मी की आप बात कर रही थी प्रिया, वो गर्मी अब हमें जल्द ही देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, अप्रैल का महीना अब खत्म होने पर है। अप्रैल मिड में हम आ चुके हैं, आज 20 तारीख हो गई, लगभग 10 से 11 दिन बचे हैं। फिलहाल ये बात तो हमने गर्मी को लेकर कर ली है, किस तरीके से मौसम बार बार डाइवर्ट हो रहा है और आने वाले दिनों में किस तरीके से गर्मी का मौसम देखने को मिलेगा। फिलहाल अब सोनाली इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगे की भी अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं। अब दिल्ली में प्रवेश करने वाले व्यावसायिक वाहनों पर ECC यानी कि पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क बढ़ने से भारी वाहनों का प्रवेश कम होगा। ऐसे दिल्ली में सड़कों पर चलने वाले यातायात में तो कमी आएगी ही और साथ ही सड़कों का जीवन भी बढ़ेगा क्योंकि भारी वाहनों के चलते जो है सड़क जल्दी कहते हैं कि टूट जाती है, कहा जाता है कि जल्दी खराब हो जाती है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि दिल्ली का यातायात सुगम होने के साथ ही जब भारी वाहन कम मात्रा में दिल्ली में आएंगे तो टोल नाकों पर लगने वाले जाम से भी सीधे तौर पर निजात मिल जाएगी। इससे दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर में भी कमी आएगी और क्योंकि धुरी का जो है एक डीजल का वाहन 100 से 200 किलोमीटर अगर चलता है तो वह प्रतिदिन 12.6 से लेकर 30 किलोमीटर तक कार्बन उत्सर्जन करता है। ऐसे में 7,000 में 5,000 वाहन भी कम होते हैं तो 1.5 लाख किलोग्राम प्रतिदिन CO2 कम उत्सर्जन करेगा। तो दिल्ली में भारी वाहन अक्सर जाम का कारण बनते हैं क्योंकि कई बार ये उन सड़कों पर चले जाते हैं जहां पर सिर्फ छोटे वाहनों का प्रवेश संभव होता है और वहां पर जाम का कारण ये वाहन बनते हैं। इतना ही नहीं, कहीं पर इन वाहनों के खड़ा कर देने की वजह से जाम लग जाता है। साथ ही दिल्ली में कई सड़कें ऐसी हैं जो इन भारी वाहनों का भार सहन नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे में सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है और इससे कहीं ना कहीं जो दिल्ली में लगातार पॉल्यूशन की बढ़ोतरी देखने को मिलती है उसमें भी कमी आएगी क्योंकि भारी वाहन जो ज़्यादा प्रवेश नहीं करेंगे क्योंकि पिछले दिनों देखा गया था, पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो AQI ज़्यादा बढ़ गया था। ऐसे में सरकार की तरफ से इसको लेकर के पहले से ही कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि अगर अभी की बात करें पॉल्यूशन की तो अब CAQM की तरफ से ग्राफ 1 के चरण लागू कर दिए गए हैं, लेकिन अब पॉल्यूशन को देखते हुए और साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण करने के लिए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। और आपको बता दें कि जो ECC यानी कि पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क बढ़ने से जो भारी वाहन है वो कहीं ना कहीं
दिल्ली में अब कम आएंगे। बिल्कुल। और सोनाली, अब जब इस तरीके से इन व्हीकल्स की वजह से जाम लगता है, चलो दिन में तो ठीक है, आपने कभी नोटिस किया हो जब आप रात को दिल्ली की सड़कों पर निकली हो तो कुछ जगह ऐसी होती है कि लंबा लंबा जाम देखने को मिलता है और अगर एक आधी गाड़ी जो है उन ट्रकों के बीच में नजर आती है। अभी फिलहाल जो है मैं पिछले दिनों की बात करूंगी, इवनिंग शिफ्ट थी और 12 बजे के करीब की बात है और मैं बात करूं वहां पर जो है मेरे चारों तरफ सिर्फ देखा जाए तो ये थे व्हीकल्स जो थे, ट्रक नजर आ रहे थे और बीच में हमारी गाड़ी थी। कम से कम 20 मिनट हम उस जाम में फंसे रहे। अब आश्चर्य होता है कि रात के 12 बजे भी अगर दिल्ली में जाम मिलेगा, हम कहते हैं कि पीक आवर्स में जो है जाम होता है सुबह और शाम, पर रात के 12 बजे भी इन व्हीकल्स की वजह से जाम मिल जाता है। तो इस वजह से परेशानियां होती है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब दिल्ली वासियों को राहत मिलती हुई नजर आएगी इस खबर को जानने के बाद। अब दिल्ली वासी काफी खुश हो रहे होंगे क्योंकि इन व्हीकल्स की वजह से काफी परेशानी भी होती है और आपने एक और चीज नोटिस की होगी, प्रदूषण भी बढ़ता है, साथ ही एक्सीडेंट भी इन व्हीकल्स की वजह से बहुत ज्यादा होते हैं। ये रात को ज्यादा चलाते हैं, उसके बाद नींद में होते हैं और कहते हैं कि इस वजह से जो है ज्यादा, अगर हम हाईवे पे चलते हैं तो देखा जाता है जो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं इन्हीं व्हीकल्स की वजह से होते हैं। तो कहीं ना कहीं अब दिल्ली वासियों को राहत मिलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, अब दिल्ली में सड़कों पर चलने वाले यातायात में तो कमी आएगी। इसी के साथ साथ अब सड़क पर जो हैवी वाहन चलते हैं तो देखने को मिलता है कि सड़क जो है वो जल्दी जल्दी खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो अब इससे भी सड़क जो है वो बचेंगे और भारी वाहनों के सड़कों पर आने की स्थिति ज़्यादा होती है। अब ऐसे में जो सड़क है वो जल्दी खराब होती है। अब दिल्ली का यातायात जो है सुगम होने के साथ साथ जब भारी वाहन कम मात्रा में दिल्ली में आएंगे तो टोल नाकों पर लगने वाला जो जाम है, क्योंकि आप किसी भी वक्त आप टोल नाकों की तरफ से गुजरेंगे तो आप देखेंगे कि लंबा जाम देखने को मिलेगा, उससे भी कहीं ना कहीं छूट मिलेगी। और साथ ही साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर में भी कमी आएगी, क्योंकि 2 धुरी का एक डीजल का वाहन 100 से 200 किलोमीटर अगर चलता है तो प्रतिदिन 12.6 से लेकर के 30 किलोग्राम तक कार्बन उत्सर्जन करता है। ऐसे में 7,000 में 5,000 वाहन भी अगर कम होते हैं तो कहीं ना कहीं 1.5 लाख किलोग्राम प्रतिदिन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन जो है वो कम होगा। तो दिल्ली वालों को इससे राहत मिलेगी। और दिल्ली में भारी वाहन अक्सर जाम का कारण भी माने जाते हैं, जैसे कि मेरे सहयोगी ने भी बताया कि किस तरीके से रात के 12 बजे में भी अगर आप जाएंगे दिल्ली के सड़कों पे तो ऐसी स्थिति बनी रहती है। तो ऐसे में जाम जो होगा वो कम होगा और जहाँ पर सिर्फ छोटे वाहनों का ही प्रवेश होता है वहाँ पर लोगों को आसानी होगी। और साथ ही साथ ये कारण जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है कि बिल्कुल सोनाली, पर देखिए एक चीज देखी जाए, अगर हम बात अभी फिलहाल भारी व्हीकल्स कर रहे हैं, अब सबसे बड़ा सवाल जो है जनता के जहन में आता है कि फायदा क्या होगा। अगर हम पॉइंटर्स में समझाना चाहें, सबसे पहले तो देखा जाए समय की सीधे तौर पर बचत हो जाएगी, क्योंकि भारी व्हीकल्स नहीं होंगे तो थोड़ी भी व्हीकल्स की संख्या कम होगी तो सड़कों पर जो है चलना आसान हो जाएगा। दूसरी बात देखी जाए, प्रदूषण में राहत सीधे तौर पर मिलती हुई नजर आई, क्योंकि प्रदूषण भी काफी फैलाते हैं। तीसरी चीज देखी जाए तो सड़क की जो है लाइफलाइन होती है वो भी बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं काफी जो है चीजों में अब लोगों को राहत मिलती हुई नजर आएगी। जो इन व्हीकल्स की वजह से लंबा लंबा जाम देखने को मिलता था, अब वो जाम भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि घंटों घंटों खड़े रहना, तो उससे अच्छा है कि भाई कहते हैं ना कि भाई पीक आवर्स में बिल्कुल मत निकलो। पर इन व्हीकल्स की वजह से पीक आवर्स तो छोड़ो, अगर हम अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट जाते हैं तो काफी बार ऐसा होता है कि दिल्ली की सड़कों पर हमें भारी जाम देखने को मिलता है। तो अब दिल्ली वासियों को यहाँ पर भी राहत मिलती हुई नजर आएगी। तो सीधे तौर पर देखा जाए, मेरे को लगता है कि यहाँ पर जो फायदा रहने वाला है वो आम जनता का ही रहने वाला है। जाम से छुटकारा मिलेगा और साथ ही पॉल्यूशन से छुटकारा मिलेगा, समय की बचत होगी और तमाम चीजों का जो है सीधे तौर पर अब यहाँ पर फायदा देखने को मिलेगा। बिल्कुल प्रिया, अब जो बड़े वाहन जो होते हैं उसमें एक्सीडेंट का खतरा भी रहता है, क्योंकि कई बार जैसा कि आपने बताया था कि नींद में वो गाड़ी चलाते हैं और ऐसे में एक्सीडेंट का खतरा होता है और कई बार ऐसे मामले भी सामने आते रहते हैं। इससे भी कहीं ना कहीं छुटकारा मिलेगा। और भारी जो वाहन जब सड़कों पर चलते हैं तो देखने को हमें ये मिलता है कि वो बिल्कुल देखते नहीं है कि अगर कोई छोटे वाहन आगे है तो हम स्लो कर ले, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो उन्हें लगता है कि वो पहले निकल जाए, तो ऐसे में एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उनका रूट भी थोड़ा कहते हैं ना लंबा होता है, तो इस वजह से देखने को मिलता है कि एक्सीडेंट भी होते हैं। लंबा लंबा रूट होता है कि काफी किलोमीटर तक उनको चलना पड़ता है, जिसका इम्पैक्ट जो है सीधे तौर पर आम लोगों पर पड़ता है। बिल्कुल, अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर लाखों लोग रोज मेहनत करके इस शहर को आगे बढ़ाते हैं। शहर की बात कर रहे हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या इन मजदूरों को उनकी मेहनत का पूरा हक मिल पाता है? यह सबसे बड़ा सवाल है। अक्सर जवाब होता है नहीं। नई योजना क्या है वो जरा हम आपको बता देते हैं।
अब इस समस्या को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में एक बड़ा कदम उठा रही है। शुरू किए जा रहे हैं कार्मिक सेवा केंद्र यानी कि KSK। ये केंद्र पासपोर्ट सेवा केंद्र की तरह काम करेंगे, जहां मजदूरों को एक ही जगह पर कई सुविधाएं दी जाएंगी। मजदूरों को क्या फायदा होगा वो जरा हम आपको बता देते हैं। मजदूर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, हेल्प डेस्क यहाँ पर रहेगा। इसी के साथ साथ इन KSKs का सबसे बड़ा मकसद है निर्माण श्रमिकों का आसान रजिस्ट्रेशन, सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ उन तक पहुंच सके और इसी के साथ साथ जो जरूरी सेवाएं हैं वो वन स्टॉप सुविधा यानी कि एक ही जगह पर उन्हें सारी की सारी सुविधाएं मिल जाए। अब मजदूरों को बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। बिल्कुल, अब बात कर लेते हैं कितने लोगों को जो है इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। इस योजना का लक्ष्य क्या है जान लीजिए। लगभग 30 लाख मजदूरों तक मदद पहुंचाना है। प्रवासी श्रमिक असंगठित क्षेत्र के कामगार रहने वाले हैं जो अक्सर सिस्टम से बाहर रह जाते हैं और कैसे काम करेंगे ये केंद्र, आप ये भी जान लीजिए। सरकार इस योजना के तहत अब कार्य करना शुरू कर चुकी है। अब 13 स्थायी स्टैटिक्स KSK बनाएगी और 13 मोबाइल KSK भी चलाएगी और 39 लेबर चौक विकसित करेगी। यानी हर जिले में मजदूरों के लिए बेहतर सुविधाएं होंगी। AI लेस होंगे ये KSK और डिजिटल स्क्रीन, कियोस्क मशीन और साथ ही इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। तो इसमें सीधी तौर पर राहत जो है मजदूरों को मिलेगी। इन केंद्रों की सबसे खास बात आखिर है क्या? ये होंगे AI आधारित डिजिटल सेवा केंद्र और कम से कम मानवीय हस्तक्षेप, तेज और पारदर्शी प्रक्रिया यहाँ पर देखने को मिलेगी। सेफ हेल्प कियोस्क की सुविधा भी यहाँ पर सीधे तौर पर देखी जाएगी। यानी कि मजदूर खुद भी अपनी जानकारी अब अपडेट कर सकेंगे। जरूरत नहीं है उनको कि किसी और के पास जाने की कि उनकी जानकारी अपडेट की जाए। अगर उनको डिजिटल के बारे में नॉलेज है तो वो खुद से अपनी जानकारी वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अब जरूरी क्यों पड़ी है ये चीजें सुना दें। बिल्कुल, जरूरत क्यों पड़ी वो जरा हम आपको बता देते हैं। मजदूरों को अक्सर रजिस्ट्रेशन में दिक्कत होती थी, योजनाओं की जानकारी का अभाव उन्हें होता था, यानी कि जो योजनाएं उनके लिए चलाई जा रही हैं उसकी जानकारी उन तक सही नहीं पहुंच पाती थी और कई बार तो ऐसा होता है कि उन्हें पता भी नहीं होता है कि उनके लिए ये योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो अब ऐसे में ये योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं उनका सीधे फ़ायदा जो है उन तक पहुँच पाएगा। अब इसी को सुधारने के लिए ये पहल की गई है सरकार की तरफ से। क्या बदलेगी मजदूरों की जिंदगी, ये बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जब डिजिटल सेवा शुरू होंगी, जो योजनाएं उनके लिए चल रही हैं वो सही समय तक उन्हें पता चल जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो जो मजदूर हैं उन्हें फायदा होगा। और अगर ये योजना सही तरीके से लागू होती है तो जो लाखों मजदूर हैं उनकी जिंदगी जो है कहीं ना कहीं आसान हो जाएगी। हाँ सोनाली, पर ऐसा कह सकते हैं, पर काफी सारे मजदूरों की मैं बात करूं तो काफी लोग जो है डिजिटल के बारे में इतना नहीं जानते हैं। मुझे लगता है कि वो जो है फोनों के बारे में उतना ही जानते कि वो रील स्क्रॉल कर ले या किसी को फोन कर ले, जितना मुझे ऐसा लगता है। और बाकी हो सकता है कि काफी लोग जानते भी हो। कहीं ना कहीं राहत तो मिलेगी पर मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। हालांकि अगर उनको नहीं आता है तो वो किसी से करवा सकते हैं, साइबर कैफे पर भी जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कि जरूरी नहीं है खुद से। अगर आपको नॉलेज है तो आप खुद से भी कर सकते हैं। फिलहाल ये बात तो हमने मजदूरों के हक में की, किस तरीके से मजदूरों के लिए अब ये नए सेवा केंद्र चलाए जा रहे हैं। इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगे की भी अपडेट आपको दे देते हैं। अब बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की, क्योंकि तेल कंपनियां अब हर दिन तेल का दाम तय करती है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि फिलहाल दाम कितने हैं और क्या बदलाव हुए। अब आपको दाम बता देते हैं, ये दाम आपके टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल दिल्ली के दाम जान लीजिए। पेट्रोल है 94.77 पर लीटर और साथ ही डीजल है 87.67 पर लीटर और CNG है 77.09 पर kg। वहीं अगर नोएडा की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 95.12 पर लीटर, डीजल की कीमत है 88.29 पर लीटर के हिसाब से, और वहीं CNG की कीमत की बात करें तो यह है 85.71 पर किलोग्राम के हिसाब से। गुरुग्राम की अगर बात करें तो उसकी कीमत है 95.65 पर लीटर के हिसाब से। डीजल की कीमत है लगभग 88.10 पर लीटर के हिसाब से, और CNG की कीमत की बात करें तो यह है 82.12 पर किलोग्राम के हिसाब से। लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, और जो दाम है वो हम आपको लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में क्या कुछ दाम है पेट्रोल, डीजल और CNG के, आप ग्राफिक्स के जरिए भी देख सकते हैं।
अब इसी के साथ साथ अब प्रिया खबरों में आगे बढ़ते हैं और सोने चांदी की कीमत कितनी है वो बता देते हैं, क्योंकि लगातार सोने चांदी के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोने की कीमत की बात करें तो ये है 1,54,350 पर 10 ग्राम के हिसाब से। वहीं अगर बात करें चांदी के भाव की तो ये है 2,74,900 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से। लेकिन ज़्यादा कुछ बदलाव इसमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी दिनों से ये जो दाम है वो कहीं ना कहीं स्थिर बने हुए हैं। बिल्कुल सोनाली, आपने सही कहा, पर जिस तरीके से भाव अभी 1,50,000 से ऊपर पहुंच चुके हैं, अब देखने वाली बात होगी ये दाम कब 1 लाख से नीचे जाते हैं। हालांकि मुझे तो अभी लग नहीं रहा है कि 1 लाख से नीचे जाएंगे। क्या तुम्हें लगता है कि लाख से नीचे जाएंगे या फिर अभी इनमें और भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? अब हो सकता है कि 1,50,000 को तो पार गोल्ड कर ही गया, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि 2 लाख के करीब पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 1-2 महीने बाद शायद ये जो दाम हम 1,54,000 पढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है कि 2 लाख के पार भी हम पढ़ सकते हैं। अब इसका जो है सीधा इम्पैक्ट मिडिल क्लास पर ही पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि परेशान मिडिल क्लास और गरीब वर्ग ही होता है। फिलहाल हमने तमाम अपडेट आपको दिए। फिलहाल इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही और हमें दे इजाजत। नमस्कार।